सो गाइस, डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स से अपनी नई शुरुआत की आगाज डीसी के फैंडम इवेंट में कर दी है और यकीन मानिए इस डार्क यूनिवर्स का फ्यूचर पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट लग रहा है और इसमें कई सारे एक्स्ट्रा रंग भरने वाली है जेम्स गन की 2021 की सुसाइड स्क्वाड मूवी, जिसमें हमें कई सारे पुराने कैरेक्टर्स नए अवतार में तो दिखे ही हैं, साथ ही साथ हमें कई सारे नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कौन है ये कैरेक्टर्स और क्या है इनकी बैक स्टोरी। तो चलिए आज की इस वीडियो में एक एक करके जानते हैं इन नए कैरेक्टर्स और उनकी खासियतों को। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जॉन सीना के कैरेक्टर पेसमेकर के बारे में। तो पेसमेकर हमें सबसे पहली बार दिखा था फाइटिंग 5 के इश्यू नंबर 40 में, जो 1966 में चार्ल्टन कॉमिक्स के अंदर पब्लिश हुई थी। अगर एक सेंटेंस में कहूँ तो क्रिस्टोफर स्मिथ यानी पेसमेकर बेसिकली एक ऐसा शांति का पुजारी है जो शांति कायम रखने के लिए अशांति तक फैला सकता है। लाइक लिटरली इसने एक बार इसी के चलते वियतनाम वॉर के दौरान पूरे के पूरे गांव को साफ कर दिया था, जिसके लिए इसे कॉमिक्स में 20 साल की जेल भी हुई थी। बाद में इसे शामिल किया गया यूएस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पेसमेकर में, जहां से इसे अपना नाम मिला, जो बेसिकली टेररिज्म और डिक्टेटरशिप को खत्म करने के लिए बनाई गई थी। इसके पास कोई अपनी खास तरह की सुपर पावर तो नहीं है, पर ये माहिर है एक्सपर्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने में और तो और ये मिलिट्री वेपन्स और व्हीकल्स को चलाने में काफी एक्सपर्ट है। और साथ ही साथ इसके पास एक बॉडी आर्मर जिसपे लगा हुआ है जेट पैक, जो इसे उड़ने में भी मदद करता है। और साथ ही साथ इसका कम्युनिकेशन हेलमेट जो बहुत ही ज्यादा खास है, जो बेसिकली एक ऐसा सोनिक बर्स्ट छोड़ सकता है जो इसके अपोनेंट को पूरी तरह से बहरा कर दे। इन सब के ऊपर इसकी एक वीकनेस भी है, जहाँ पर इसे बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसके कारण इसे अपने मरे हुए पिता की आत्मा बार बार दिखती है। अब चलिए बात करते हैं पीट डेविडसन द्वारा प्ले किए जाने वाले ब्लैक गार्ड के बारे में। तो बेसिकली ब्लैक गार्ड यानी रिचर्ड हर्ट्ज हमें बूस्टर गोल्ड के इशू नंबर 1 में दिखा था, जो फरवरी 1986 में पब्लिश हुई थी। यहाँ पर बेसिकली ये मेंबर था द 1000 ग्रुप का, लेकिन 1000 ग्रुप को ये पसंद नहीं था, जिसके कारण 1000 ने ब्लैक गार्ड को बूस्टर गोल्ड के साथ खत्म करने का प्लान बनाया था। बट उनका ही प्लान उल्टा पड़ जाता है जब ये बूस्टर गोल्ड के साथ टीम अप करके उन्हीं पर भारी पड़ता है। बाद में इसे बूस्टर गोल्ड की वजह से सुसाइड स्क्वाड में भी एंट्री मिलती है। इसके पास बेसिकली एनर्जी कंस्ट्रक्ट करने की क्षमता है, जिसके कारण ये अपनी बॉडी आर्मर से पूरा का पूरा एक एनर्जी शील्ड भी बना सकता है। इसके अलावा इसके पास बेसिक हैंड टू हैंड कॉम्बैट की भी नॉलेज है, लेकिन मूवी के अंदर थोड़ा हमें अलग दिखाया गया है, जहाँ पर ये कैरेक्टर हमें थोड़ा गन हैवी दिखता है। देखते हैं ये मूवी के अंदर एनर्जी शील्ड बना पाता है या नहीं। इस मूवी के अंदर हमें माइकल रूकर, जो जेम्स गन की ही मूवीज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में योंडू के रूप में दिख चुके हैं, सेवेंट के रूप में दिखने वाले हैं। ब्रायन डर्लिन एके सेवेंट हमें बर्ड्स ऑफ प्रे के इशू नंबर 56 में दिखा था, जो पब्लिश हुई थी 2003 में। इस कैरेक्टर को बेसिकली विजिलेंटी बनने का बहुत भूत सवार था, जिसके कारण ये गॉथम चला जाता है, जहां पर उसकी एटीट्यूड और केयरलेसनेस को देखकर बैटमैन उसे मना करता है। बाद में अपना गुस्सा दिखाते हुए बैटमैन की रियल आइडेंटिटी को जानने के लिए ब्लैक कैनरी को किडनैप कर लेता है, जिसके बाद हंट्रेस उसे हराती है और ब्लैक कैनरी की जान बचाती है। आगे जाकर वो एक एक्स केजीबी ऑफिसर अलेक्जेंडर क्रियोट के साथ पार्टनरशिप भी करता है। अगर बात करें इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास जीनियस लेवल इंटेलेक्ट है, जिसके कारण ये कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा माहिर है। साथ ही साथ ये बहुत रिच है। हाँ, ये भी एक सुपर पावर है और तो और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत माहिर है। बस दिक्कत की बात यह है कि इसके दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस चलता रहता है, जिसके कारण ये कभी कभार चीजें भूल भी जाता है। वहीं पर अगर बात करें जेम्स गन के भाई शॉन गन की, तो वो इस मूवी के अंदर वीजल का रोल निभाने वाले हैं। तो वीजल हमें पहली बार द फ्यूरी ऑफ फायरस्टॉर्म के इशू नंबर 35 में दिखा था, जो 1985 में पब्लिश की गई थी। ये बेसिकली कहानी है जॉन मोनरो की, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट होता है, लेकिन हर एक नर्ड की तरह उसे लूजर माना जाता है और उसे बुली किया जाता है, जिसके कारण उसके अंदर मर्डरस टेंडेंसीज उमड़ने लगती हैं। और जब वो एक एडल्ट बनता है तो वो इन्हीं मर्डर्स को वीजल के सूट को पहनकर करता है। वहीं पर हमें बैटमैन के इशू नंबर 666 में हमें एक हाफ ह्यूमन और हाफ वीजल के बारे में बताया गया है, जो कि मुझे बेसिकली यही मूवी का इंस्पिरेशन लगता है। अगर बात करें इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास सुपर एजिलिटी है और साथ ही साथ ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी माहिर है। अब चलिए बात करते हैं इद्रिस एल्बा के कैरेक्टर ब्लडस्पोर्ट के बारे में। तो ब्लडस्पोर्ट में पहली बार दिखा था सुपरमैन के वॉल्यूम 2 के इशू नंबर 4 में, जो पब्लिश की गई थी 1987 में, जहाँ पर बेसिकली रॉबर्ट डुब्यूस एक डरपोक होता है जो वियतनाम वॉर में जाने के डर से कनाडा भाग जाता है। और जब उसे पता चलता है कि उसका भाई वॉर में नहीं बच पाया तो वो पगला जाता है। एनी हाउ लेक्स लूथर उसे सुपरमैन के खिलाफ भड़काता है और उसे अपनी टीम में शामिल करता है।
साथ ही साथ वो उसे देता है एक टेलीपोर्टर, जिससे वो किसी भी लेक्स लूथर की टेक्नोलॉजी के वेपन को कहीं से भी समन कर सकता है। और इसे पाने के बाद वो पूरे शहर में आतंक मचाता है और सुपरमैन को भी घायल कर देता है। बाद में इसे फिर से मेंटल असाइलम में भर्ती कराया जाता है। अगर बात करें इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो ये बेसिकली हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज्यादा माहिर है। साथ ही साथ ये कई सारे वेपन्स को चलाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। बस इसकी दिमागी हालत ही इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। अब चलिए बात करते हैं पीटर कैपाल्डी के थिंकर के बारे में। तो थिंकर यानी क्लिफर्ड डेवो हमें ऑल फ्लैश के इशू नंबर 12 में दिखा था, जो पब्लिश हुई थी 1943 में। क्लिफर्ड बेसिकली एक फेल्ड लॉयर होता है जो अपने काम को छोड़ के अंडरवर्ल्ड का मास्टरमाइंड बनने का प्लान बनाता है। इसीलिए वो छोटे मोटे गुंडों को एक साथ लेकर अपना एक गैंग बनाता है। लेकिन जे गैरेक का फ्लैश उसे बार बार हराता है। यही कारण है कि वो अपने लिए एक थिंकिंग कैप क्रिएट करता है, जो उसे उसके दिमाग को कई गुना तेज इस्तेमाल करने के लिए मदद करती हैं। इसी के चलते वो टेक्नोलॉजी से जुड़ सकता है और साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के माइंड कंट्रोल ट्रिक्स भी कर सकता है। बस प्रॉब्लम यही है कि इसी थिंकिंग कैप का इस्तेमाल ज्यादा करने से उसे कैंसर हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं डेविड डेस्टमाल्चियन के कैरेक्टर पोल्का डॉट मैन के बारे में। तो पोल्का डॉट मैन हमें पहली बार दिखा था डिटेक्टिव कॉमिक्स के इशू नंबर 300 में, जहां पर इसके अंदर बेसिकली बैटमैन का विलन बनने का भूत सवार था और उसकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए ये अलग अलग प्रकार के टेक्निक्स और टैक्टिक्स अपनाता है और ऑब्वियसली ये बैटमैन की नजर में आता है और बुरी तरह से हारता है। इसके कॉस्ट्यूम के डॉट्स हो सकता है आपको भले ही देखने में अजीब लगे, लेकिन है ये बहुत ही ज्यादा काम के, जो बेसिकली इसके सूट से अलग होकर अलग अलग तरह के गैजेट्स, वेपन्स और व्हीकल्स में तब्दील हो सकते हैं। और इसके सबसे इम्पोर्टेंट डॉट्स में से एक है फ्लाइंग सॉसर डॉट, फ्लाइंग बजसॉ डॉट, सन डॉट, बबल डॉट, फिस्ट डॉट और होल डॉट। अब चलिए बात करते हैं डैनियला मल्कियोर की रैट कैचर 2 के बारे में। तो रैट कैचर यानी ओटिस फ्लैनेगन पहली बार हमें दिखा था डिटेक्टिव कॉमिक्स के इशू नंबर 585 में, जो पब्लिश हुई थी 1988 में। ओटिस बेसिकली गॉथम सिटी के सैनिटेशन डिपार्टमेंट में एक रैट कैचर की नौकरी करता है, जहां पर वो बेसिकली रैट्स को ट्रेन करना सीख जाता है। इसी के बाद से उसे एक आदमी की कत्ल में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके कारण जेल से छूटने के बाद वो अपने गिरफ्तार करने वाले पुलिसमैन को रैट्स की मदद से पकड़ कर ले जाता है और सीवर में बसे अपने हाइडआउट में रैट्स की मदद से टॉर्चर करता है। जब बैटमैन इसी के एक रैट का पीछा करते हुए इसके हाइडआउट तक पहुंचता है, तब जाकर वो उसे फिर से गिरफ्तार करवाता है। रैट्स की आर्मी को कंट्रोल करने के अलावा ये अपने साथ साइनाइड गैस गन भी रखता है, जिसके कारण ये अपने मुंह पर मास्क पहनता है। मेरे हिसाब से मूवी के अंदर रैट कैचर 2 बेसिकली इसी कैरेक्टर की बेटी हो सकती है, पर फिर भी इसका कंफर्मेशन मूवी के आने के बाद ही होगा। अब चलिए बात करते हैं फ्लोरा बॉर्ग के कैरेक्टर जेवलिन के बारे में। तो नाम से ही क्लियर है कि ये कैरेक्टर क्या करता है। जेवलिन हमें पहली बार दिखा था 1984 के ग्रीन लैंटर्न के इशू नंबर 173 में, जहां पर जेवलिन जर्मनी का एक बहुत ही बेहतरीन एथलीट होता है और वो जेवलिन थ्रो में बहुत माहिर होता है। लेकिन वो जल्द ही सीख जाता है कि इस एबिलिटी का वो इस्तेमाल क्राइम में बहुत अच्छे से कर सकता है। लेकिन जब वो ग्रीन लैंटर्न के सामने आता है तो वो बहुत ही बुरी तरह से हारता है और सुसाइड स्क्वाड में काम करने के लिए अग्री करता है, इस एक्सचेंज में कि उसके सारे के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को उड़ा दिया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं नेथन फिलियन के कैरेक्टर द डिटैचेबल किड के बारे में। वैसे ये कैरेक्टर कॉमिक बुक में तो नहीं है, पर हाँ ये कैरेक्टर आर्म फॉल ऑफ बॉय पर मॉडल जरूर किया गया है, जो हमें 1989 की सीक्रेट ओरिजिन्स के वॉल्यूम 2 के इशू नंबर 46 में दिखा था, जहां पर बेसिकली इसकी सुपर पावर यही है कि अपने हाथ और पैर को निकाल कर उन्हें वेपन्स की तरह इस्तेमाल कर सकता है और बाद में इसे फिर से अटैच कर सकता है। जी हाँ, यही इसकी सुपर पावर है। सही बताओ तो मैं मूवी के अंदर ये सब चीज देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब चलिए बात करते हैं मेलिंग एनजी की कैरेक्टर मोंगल के बारे में। तो मोंगल हमें पहली बार दिखी थी शोकेस 95 के इशू नंबर 8 में, जो पब्लिश हुई थी 1995 में। मोंगल का जन्म डेब्स्टैम 4 प्लैनेट पर हुआ था, जिस प्लैनेट के राजा थे उसके पिता मोंगल द एल्डर। साथ ही साथ इसका एक जुड़वा भाई भी है जिसे मोंगल द यंगर बुलाया जाता है। इसके प्लैनेट पर एक फ्लू वायरस की वजह से सारे के सारे मारे जाते हैं, जिसके कारण ये अपने प्लैनेट को छोड़कर अर्थ पर अपने भाई के साथ आती है, जहां पर इनका सामना सुपरमैन के साथ होता है। और ऑब्वियसली सुपरमैन के साथ एक ब्लडी फाइट के दौरान फाइनली क्रिप्टो की मदद से सुपरमैन उन्हें हरा ही देता है। अगर बात करें इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो सुपरमैन की बराबरी करने का मतलब ऑब्वियसली इसके पास सुपरमैन जितनी पावर्स होगी। इसके अलावा इसके पास एनर्जी प्रोजेक्शन की भी पावर्स हैं। वहीं पर अगर बात करें एलिस ब्रागा के कैरेक्टर सल्सोरिया के बारे में,
तो मुझे इस कैरेक्टर के बारे में कोई कॉमिक हिस्ट्री तो नहीं पता चली, पर हाँ इससे मिलता जुलता नाम हुआन सोरिया का पता चला है, जो डीसी कॉमिक्स के अंदर खुद में नैनाइट इंजेक्ट कर चुका है। अब मैं इस चीज में कंफर्म नहीं हूँ कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं, लेकिन बेसिकली ये मूवी के अंदर एक साउथ अमेरिकन रिवोल्यूशनरी होगी जो सुसाइड स्क्वाड का साथ देगी। अब चलिए बात करते हैं किंग शार्क के बारे में। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से हमें किंग शार्क सुसाइड स्क्वाड 1 मूवी में दिखने वाला था, जहां पर ये बेसिकली एक हैमरहेड शार्क की तरह दिखता, लेकिन इस मूवी के लिए इसे नॉर्मल शार्क पर मॉडल किया गया है। वहीं पर अमेरिकन कॉमेडियन स्टीव एगी किंग शार्क का रोल प्ले कर रहे हैं। वहीं पर कई लोग ये भी मान रहे हैं कि टाइका वाइटिटी किंग शार्क की वॉइस ओवर दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसकी ओरिजिन्स और पावर्स एंड एबिलिटीज को बहुत ही पहले इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, तो अगर आपने मिस कर दी हो तो इस वीडियो को देख लीजिए, आपको किंग शार्क के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो गाइज ये थी नए सुसाइड स्क्वाड मूवी के नए कैरेक्टर्स की पूरी जानकारी। मैंने सोचा कि एक एक करके ओरिजिन वीडियो बनाने से अच्छा है एक ही वीडियो में सारे के सारे कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी दे दी जाए। मैंने इस वीडियो में पुराने और रिटर्निंग कैरेक्टर्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है, क्योंकि मैं वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता था। वैसे आपको मेरी आज की ये कोशिश कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप भी किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर की ओरिजिन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अगर आप हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम फ्यूचर वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।